Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 10th class, ninth class. I hope you all are fine. Students, today our topic is vapor pressure. हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में। तो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ जो डिस्कस की गई थी उनमें से एक वेपोरेशन प्रॉपर्टी हमने कल डिस्कस की थी और आज हम वेपर प्रेशर डिस्कस करेंगे। सो फर्स्टली वी कैन डिफाइन वेपर प्रेशर एज the pressure exerted by vapor of liquid at equilibrium with the liquid at particular temperature is called vapor pressure of liquid. जब आप लिक्विड को हीट करते हैं तो वो वेपर्स के अंदर चेंज होता है। अब वो जो वेपर्स बनते हैं वो वेपर्स एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, वो इक्विलिब्रियम में होता है उस लिक्विड के साथ उस पार्टिकुलर टेम्परेचर पे। इसको हम वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बोलते हैं। ठीक है। The equilibrium is a state when rate of vaporization and rate of condensation is equal to each other but in opposite direction. अब equilibrium state तब exist करती है जब rate of evaporation means के conversion of liquid into gas and rate of condensation means के conversion of gas into liquid वो equally हो रहे होते हैं। ठीक है, कंडेंसेशन और वेपोरेशन इक्वली हो रहे होते हैं बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। वो तो वैसे ही आपको पता है कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। फ्रॉम द ओपन सरफेस ऑफ लिक्विड के ओपन सरफेस के साथ द मॉलिक्यूल्स वेपोरेट एंड मिक्स अप विद एयर बट व्हेन वी क्लोज अ सिस्टम, लेकिन जब हम सिस्टम को क्लोज कर देते हैं वेपोरेटेड मालिक्यूल स्टार्ट गैदरिंग ओवर द लिक्विड सरफेस। तो वेपोरेटेड मालिक्यूल्स जो से होते हैं वो लिक्विड सरफेस के ऊपर गैदर मतलब कि इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। इनिशियली द वेपर कंडेंस स्लोली टू रिटर्न टू द लिक्विड। आफ्टर सम टाइम कंडेंसेशन प्रोसेस इंक्रीजेज एंड द स्टेज रीचेज व्हेन द रेट ऑफ वेपोरेशन बिकम इक्वल्स टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन। एक टाइम ऐसा आएगा कि रेट ऑफ वेपोरेशन बराबर हो जाएगा रेट ऑफ कंडेंसेशन का। इसको हम बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। अगर हम डायनामिक इक्विलिब्रियम को डिफ़ाइन करें तो हम डायनामिक इक्विलिब्रियम को ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एवेपोरेटिंग विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कमिंग बैक टू द लिक्विड। मतलब कि जितने मॉलिक्यूल्स एवेपोरेट कर रहे हैं वो बराबर होते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कमिंग बैक टू द लिक्विड। दिस स्टेट इज़ कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। इस स्टेट को हम लोग डायनामिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स एवेपोरेट होते हैं, उसके बाद मॉलिक्यूल्स एवेपोरेट होने के बाद ऊपर इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। कुछ टाइम के बाद वो मॉलिक्यूल्स कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि जितने मॉलिक्यूल्स एवेपोरेट हो रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूल्स कंडेंस हो रहे हैं। इस स्टेट को हम बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। जिस तरह हम लोगों ने वेपर प्रेशर एवेपोरेशन के अंदर देखा था कि एवेपोरेशन कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, सेम इसी तरह वेपर प्रेशर जो है वो भी कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, जिसमें से पहला फैक्टर है नेचर ऑफ लिक्विड। वेपर प्रेशर डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ लिक्विड। पोलर लिक्विड हैव लो वेपर प्रेशर देन द नॉन पोलर लिक्विड एट द सेम टेम्परेचर। अब आपके पास दो चीज़ें हैं, एक चीज़ है पोलर और एक चीज़ है नॉन पोलर। अब पोलर और नॉन पोलर क्या होते हैं इससे आप अच्छे से वाकिफ़ हैं कि पोलर वो होते हैं जिसके अंदर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स डिफरेंट एटम्स कंबाइन होते हैं, नॉन पोलर वो होते हैं जिसके अंदर सेम एटम्स कंबाइन होते हैं। ठीक है। अब पोलर लिक्विड के अंदर वेपर प्रेशर जो है वो कम होता है, जबकि नॉन पोलर के अंदर वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है। बेशक आप उसको सेम टेम्परेचर पे हीट करें या डिफरेंट पे, मतलब कि बेशक जब आप उन दोनों लिक्विड्स को सेम टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो एक का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा और एक का वेपर प्रेशर कम होगा, और ज़्यादा किसका होगा वो होगा नॉन पोलर का, और कम होगा पोलर का। दिस इज़ बिकॉज स्ट्रॉन्ग इंटरमालिकुलर फोर्सेज बिटवीन द पोलर मालिक्यूल ऑफ लिक्विड। इसकी रीज़न ये है कि पोलर के अंदर इंटरमालिकुलर फोर्सेज स्ट्रॉन्ग होती हैं। फॉर एग्जांपल वाटर हैज़ लेस वेपर प्रेशर दैन दैट ऑफ अल्कोहल एट सेम टेम्परेचर। वाटर का वेपर प्रेशर कम होता है जबकि अल्कोहल का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, क्योंकि अल्कोहल इज़ अ नॉन पोलर लिक्विड। साइज ऑफ मालिक्यूल सेकेंड फैक्टर है जिस पर वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। स्मॉल साइज मालिक्यूल कैन ईजिली एवेपोरेट दैन बिग साइज मालिक्यूल। अब ऑफ कोर्स सेम उसी तरह पतले आदमी के लिए दौड़ना आसान है जबकि मोटे आदमी के लिए दौड़ना थोड़ा मुश्किल है। इसी तरह मालिक्यूल्स के अंदर भी है कि जो स्मॉल मालिक्यूल है उसके लिए एवेपोरेट करना आसान है, जबकि जो बिग साइज़ मालिक्यूल है उसके लिए एवेपोरेट करना मुश्किल है। स्मॉल साइज मालिक्यूलर लिक्विड्स एक्सर्ट मोर वेपर प्रेशर। अब स्मॉल साइज मालिक्यूल ज़ाहिर है जितनी ज़्यादा वेपोरेशन होगी उतनी ज़्यादा वेपर्स बनेंगे, उतना ही ज़्यादा वेपर प्रेशर एक्सर्ट होगा। सो स्मॉल मालिक्यूल्स जो से होते हैं वो ज़्यादा वेपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, जबकि लार्ज मालिक्यूल्स जो हैं वो
कम वेपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं क्योंकि उनका रेट ऑफ वेपोरेशन ही कम होता है। फॉर एग्जांपल हेक्सेन हैज़ स्मॉल साइज मॉलिक्यूल एज कम्पेयर टू द डिकेन, देयरफॉर C6H14 मीन्स के हेक्सेन एवेपोरेट rapidly and exert vapor pressure then more vapor pressure than C10H22 then means के डिकेन हेक्सेन जो है वो ज़्यादा वेपर प्रेशर एक्सर्ट करता है डिकेन के मुकाबले में। नेक्स्ट फैक्टर इज़ टेम्परेचर, वेपर प्रेशर आल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। आप यूँ कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर डायरेक्टली डिपेंड करता है वेपोरेशन पे। जितनी ज़्यादा वेपोरेशन उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा, क्योंकि जितने ज़्यादा वेपर्स बनेंगे उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा। तो टेम्परेचर के साथ वेपोरेशन का डायरेक्ट रिलेशनशिप था, टेम्परेचर के बढ़ाने से वेपोरेशन इंक्रीज़ होता था, तो वेपोरेशन के इंक्रीज़ करने से वेपर प्रेशर भी इंक्रीज़ हो जाएगा। सो हम कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का भी डायरेक्ट रिलेशनशिप है। एट हाई टेम्परेचर वेपर प्रेशर इज़ हायर then at low temperature. At elevated temperature the kinetic energy of the molecule increases enough to enable them to vaporize and exert pressure, क्योंकि हाइयर टेम्परेचर पे उनकी kinetic एनर्जी ज़्यादा हो जाती है और उनको इस काबिल कर देती है कि वो एवेपोरेट कर सकें। ठीक है, उसके बाद एक टेबल बनाया हुआ है जिसके अंदर टेम्परेचर के ऊपर वेपर प्रेशर शो किया हुआ है। कुछ जिस तरह 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 4.58 है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे 17.5 है, फिर उसके बाद 40 के ऊपर 55 है, 60 के ऊपर 149 है, 80 के ऊपर 355 है और 100 के ऊपर 760 है। तो आप ये देख सकते हो कि जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे वेपर प्रेशर इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, तो इससे ये प्रूव होता है कि वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा, क्योंकि आपको पता है कि टेम्परेचर बढ़ने से रेट ऑफ वेपोरेशन बढ़ जाता है और रेट ऑफ वेपोरेशन बढ़ने से ज़्यादा वेपर्स बनेंगे, ज़्यादा वेपर्स बनने से ज़्यादा वेपर प्रेशर एक्सर्ट होगा। सो टेम्परेचर और वेपर प्रेशर का डायरेक्ट रिलेशनशिप है और टेम्परेचर के बढ़ने से वेपर प्रेशर इंक्रीज़ होता है। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा जबकि लो टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर कम होगा। इस तरीके से हम वेपर प्रेशर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसमें से डायनामिक इक्विलिब्रियम अच्छे से याद करना है, वेपोरेशन कंडेंसेशन क्या होते हैं और उनके दरमियान में इक्विलिब्रियम कैसे आता है ये भी अच्छे से याद करना है, और किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ये भी अच्छे से याद करना है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।